हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन एंड प्रोसीजर। आप सब लोगों को पता है हमारा जो भारत का संविधान था ये किसने बनाया था? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था? जब भी कोई भी प्रोविज़न को ऐड करना होता था तो ये किन किन चीज़ों पर ध्यान देते थे, क्या प्रोसीजर होता था, क्या कार्य काज करने की इनकी शैली थी, कैसे ये कार्य करते थे। ठीक है, तो संविधान सभा जो थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके काम करने का तरीका हाँ यहाँ समझेंगे कि कैसे उन्होंने एक एक प्रोविज़न को कितने ग्रेट केयर के साथ उन्होंने ऐड किया था। ऐसा नहीं कि हवा में कोई भी प्रोविज़न लिया और ऐड कर दिया और हमें बना के दे दिया, लो भाई ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो भी चीज़ ऐड की गई थी हमारे संविधान में, हर प्रोविज़न को बहुत ज़्यादा डिटेल से क्या किया गया था, स्टडी किया गया था। So now we will discuss principle of deliberation. Okay. So the authority of constitution does not come only from the fact that it was broadly though not perfectly representative. देखो, यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी सिर्फ इस बात से नहीं आती थी कि वो रिप्रेजेंटेटिव थी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि उसमें सभी जगह से लोग आया करते थे। तो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ज़्यादा, मतलब उसको हम अथॉरिटी मान लें। अथॉरिटी का मतलब आप समझते हो, सत्ता, कोई भी चीज़ होती है। तो कोई भी चीज़ की अथॉरिटी सिर्फ हम, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी सत्ता या उसकी अथॉरिटी सिर्फ इस बात से नहीं आती थी कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, इसमें सभी जगह से लोग आए हुए थे, इसमें प्रिंसली स्टेट के भी मेंबर थे और इसमें ब्रिटिश इंडिया के भी मेंबर थे। तो भाई कहाँ से आती है इसकी अथॉरिटी? अथॉरिटी मतलब किसी के पास कोई पावर होना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास क्या पावर थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ये पावर कहाँ से आई? ये पावर इस वजह से नहीं आई कि वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, चाहे कैसी भी थी, थोड़ी बहुत सही। तो इसकी पावर आती है, देखो कहाँ से, ये है मेन लाइन। अब आपको डिस्कस करना है। It comes from the procedure it adopted to frame the constitution and the values its members brought to their deliberations। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है कि इन्होंने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से इनको अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कि इन्होंने जो प्रोसीजर अपनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर मतलब किस तरीके से हम कोई भी प्रोविज़न को ऐड करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। और हमारे जो डिस्कशन हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो डिबेट चला करती थी, जो वार्तालाप चला करता था, कोई बात पर वाद विवाद हो करता था, तो उसमें जो मेंबर्स हुआ करते थे वो क्या ऐड करते थे? उसमें मेंबर्स अपनी वैल्यूज ऐड करते थे, जिससे हमारा संविधान बहुत अच्छा बना। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको जो अथॉरिटी है वो सिर्फ इस बात से नहीं आती थी कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। उसको वैल्यू या उसको अथॉरिटी से इस बात से मिलती है कि उन्होंने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत यूनिक प्रोसीजर था और उन्होंने अपने डेलिब्रेशंस में बहुत सारी वैल्यूज को ऐड किया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा ये चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है और बहुत सारी इसमें थ्योरी दे रखी है, मगर चीज़ों को आप जब समझने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आप थोड़ी चीज़ों को लिंक करते चलो और चीज़ों को समझते चलो, थिंग्स विल बी वेरी ईजी फॉर यू, सो डोंट वरी, है ना। अगला, वाइल इन द एनी असेंबली that claims to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as a representative of their own identity or community. Each member deliberated upon the constitution with the इंटरेस्ट ऑफ होल माइंडेड नेशन। देखो बेटा, यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी असेंबली की क्लेम करती है कि भाई हम कैसे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम सभी सोसाइटी के लोगों को, देख रहे हो, हम सभी सोसाइटी के लोगों को क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। तो उस असेंबली के लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो मेंबर हैं वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी पर ध्यान ना दें, वो अपनी पहचान बनाने पर ध्यान ना दें, वो अपने समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें, अपने ही समुदाय की बात ना करें। उनको सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करना है वो ये है कि वो देश को ध्यान में ध्यान रखना। उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ध्यान देनी है? उनको कोई भी विचार विमर्श करना है तो किसको ध्यान में रख के करना है? देश को ध्यान में रखकर जो भी डिस्कशन किया जाएगा उसमें सबसे पहले क्या होगा? हमारा नेशन फर्स्ट होगा। देख रहे हो कितनी प्यारी बात की गई है कि कोई भी असेंबली है, अगर वो कहती है कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं
और हम सोसाइटी के सभी अलग अलग मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि उसको किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी पर ध्यान नहीं देता है, खुद पर ध्यान नहीं देना है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साइड में रख कर उनको सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, नेशन इंटरेस्ट पर ध्यान देना है, राष्ट्र हित पर ध्यान देना है। तो आप सिंपल सी बात है यार, असेंबली क्या कर रही है, हमारा संविधान बना रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात कर रही है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, कि हमें इस कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, तो भाई ये चीज़ गलत हो जाएगी। ऐसे जो संविधान बनेगा वो फिर बायस्ड हो जाएगा, एक ही कम्युनिटी पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा, तो बाकी जो कम्युनिटी है फिर संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेलिब्रेशन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोई भी संविधान में प्रोविजन लेके आ रहे हो, कोई भी नया प्रस्ताव लेके आ रहे हो, कोई भी आर्टिकल ऐड करने जा रहे हो, देन यू हैव टू कीप इन माइंड नेशन फर्स्ट, देश पहले भाई। तो हमें देश के हिसाब से सोचना है, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना है। देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट्स अमोंगेस्ट द मेंबर्स, बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट कुड बी ट्रेस टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर हुआ करते थे, अब जरूरी नहीं है सारे सबके विचार एक दूसरे से मैच करें, तो डेफिनेटली उनमें क्या हुआ करते थे, डिसएग्रीमेंट्स हुआ करते थे। और कुछ तो अगर हम देखोगे तो कई लोग तो क्या करते थे, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए काम करते थे, पर्सनल इंटरेस्ट पर ध्यान देते थे। देयर वर लेजिटमेट डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड डिफरेंसेस वर मैनी। देखो कई डिफरेंसेस तो वाकई में लीगल थे। अब देखो कुछ लोग कह रहे थे, अब लीगल कैसे थे वो मैं समझाता हूँ। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि क्या इंडिया को सेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या डिसेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का। अब बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि सेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे डिसेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। अब सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, अब देखो सिंपल सा है, अगर गवर्नमेंट की, अगर देश में सारी की सारी पावर एक जगह पर इकट्ठी हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। और जहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती, वो नाम मात्र की। या हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम एक प्रकार का यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला सिस्टम है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, जबकि बाकी लोग क्या कह रहे थे, नहीं नहीं हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसा होता है, जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती हैं, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। कैसा सिस्टम बोलते हैं, फेडरल। फेडरल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर पावर डिवाइड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो कुछ लोग तो कह रहे कि भाई सेंट्रलाइज सिस्टम लाओ, कुछ लोग कह रहे डिसेंट्रलाइज सिस्टम लाओ। एंड यू नो वेरी वेल हमने कौन सा सिस्टम अपनाया, हमने अपनाया डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, हमारे यहाँ पर पावर डिवाइडेड है, फेडरल सिस्टम है, और पावर डिवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट भी बनाई है हमने। कौन कौन सी लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इनके आधार पर लॉ बनाते हैं। तो इन तीनों लिस्टों में क्या क्या है आपको कमेंट करके बताना है। मैं चाहूँगा आपकी राय जानना चाहूँगा कि तीनों के तीनों जो हैं सिस्टम, तीनों जो लिस्ट हैं इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में कमेंट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर शेयरिंग की 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कुछ लोग अब इस चीज़ को लेकर भी मतलब इनमें मतलब डिफरेंस था, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, मतलब रिलेशन का मतलब पावर से संबंधित है कि कितनी स्टेट के पास पावर होनी चाहिए और कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी, हमारी जुडिशरी के पास क्या क्या पावर्स होनी चाहिए। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को राइट टू प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस थे जिसको लेकर कुछ लोग कह रहे थे हाँ और कुछ लोग कह रहे थे ना, मतलब इनको लेकर ये वाकई में लेजिटिमेट डिफरेंस थे और ये होना वाकई में जायज़ है। तभी तो मतलब एक अच्छा मतलब रिजल्ट निकल के आएगा, जब लोग अच्छाइयाँ बुराइयाँ करेंगे दो सिस्टम्स की, तो एक बीच का सा रास्ता लेकर आएंगे कि नहीं चलो ये अपना लेते हैं हम, है ना। ओके, ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ ए मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन। तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर इश्यू को, हर मामले को, हर समस्या को बहुत केयर के साथ डिस्कस किया गया था, उसकी बारीकियों पर ध्यान दिया था। आज की डेट में जो आप देख रहे हो ना, जो अपना संविधान है, आज की डेट में जो हमारा भारत देश है जिस मॉडल को फॉलो कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे ही आ गया। बहुत चर्चा होती थी, बहुत चर्चा होने के बाद उसके पॉजिटिव्स उसके नेगेटिव्स देखने के बाद ही हम किसी
टॉपिक को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते थे। बस एक ही चीज़ थी, अब यहाँ पे दे रखा है, सिर्फ एक ही चीज़ थी जिस पर हमने बिना डिस्कशन के उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, और वो था राइट टू वोट। क्या था? राइट टू वोट। ओनली वन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है आप कोई सी भी कास्ट के हों, कोई सी भी कम्युनिटी के हों, कोई से भी जेंडर हो आपका, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप सब लोगों को क्या मिलेगा? राइट टू वोट मिलेगा। तो एक ही ऐसा मात्र प्रोविजन था जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया, बिना किसी डिबेट के उसको ऐड कर दिया गया, और इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। मतलब हमारा देश बहुत ज़्यादा लकी है कि जिसको देश आज़ाद होते ही सभी लोगों को क्या मिल गया? राइट टू वोट मिल गया। मीनिंग दैट ऑल सिटीजन्स रीचिंग एट ए सर्टेन एज would be entitled to be voters irrespective of religion, caste, education, gender और income। मतलब हर सिटीजन को एक निश्चित आयु पर पहुंचने पर, निश्चित एज पर पहुंचने पर, अब आपको पता है शुरुआत में वोट डालने की एज कितनी रखी गई थी? 21 ईयर्स रखी गई थी। तो यहाँ पर बताया गया था कि जैसे ही आप 21 ईयर्स के हो जाओगे तो आपको अधिकार मिल जाएगा वोट डालने का, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी आपका लिंग हो, सारी चीज़ों को अलग कर दिया जाएगा। आप सबको क्या मिलेगा? राइट टू वोट। तो ये वाला जो प्रोविजन था इसको बिना किसी डिस्कशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया। कितनी अच्छी बात है। देखो, जो चीज़ यार मिलनी चाहिए इस पर तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों को तो बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया जाता है, वही ये तो ज़रूरी है ही, ये तो मैंडेटरी है, इसमें तो कोई डिस्कशन चाहिए ही नहीं। So while the members felt no need at all to discuss the issue of who should have the right to vote, every other members was seriously discussed and debated. Every other matter was seriously discussed and debated। देखो, तो जब मेंबर्स को लगा कि यार राइट टू वोट पर हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं किया उन्होंने, मगर बाकी सारे के सारे मैटर जो हुआ करते थे उनको बहुत सीरियसली डिस्कस किया जाता था, उन पर बात विवाद होता था। नथिंग कैन बी ए बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। तो इससे बढ़िया तो चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी कि जहाँ पर हर इशू को बहुत ही बारीकी से क्या किया जा रहा है? डिस्कस किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको सीधा सीधा उठा के और रख दिया, किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, बोरो किया और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। हम कोई भी चीज़ अगर भारत में ऐड कर रहे थे, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हम इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, तो क्यों होगी, क्या फ़ायदा हुआ? क्यों हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम नहीं अपनाएंगे? प्रेसिडेंट को कितनी पावर्स होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर्स होनी चाहिए? हम जो इलेक्शन का सिस्टम अपना रहे हैं वो किस टाइप का इलेक्शन का सिस्टम होगा? डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम होगा या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो क्यों होगा? नहीं होगा तो क्यों होगा? हर चीज़ बहुत ही ग्रेट केयर के साथ यहाँ पर क्या की जाती थी? डिस्कस की जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The Constitution drew its authority from the fact that members of Constituent Assembly engaged in what one might call public region। तो Constituent Assembly को जो अथॉरिटी मिलती है वो इस बात से मिलती है कि इसके जो मेंबर थे वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यहाँ पर थे, वो था पब्लिक रीजन। पब्लिक रीजन मतलब जनता की भलाई के लिए, देश हित के लिए। उनको मतलब एक ही उनके माइंड में विजन था कि हमको एक ऐसा संविधान बनाना है जिससे हमारा देश प्रोग्रेस कर सके, उस संविधान को सब लोग मान सकें, जहाँ पर मतलब सभी की एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर सकें, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे रिलीजन को, दूसरे लोगों को हर्ट हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर लोग किस लिए जुड़े थे? पर्सनल इंटरेस्ट को उन्होंने साइड में रख दिया, नेशन फर्स्ट उन्होंने मतलब अपने माइंड में रखा। द मेंबर्स ऑफ असेंबली प्लेस्ड ए ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एंड रीजनड आर्ग्यूमेंट। तो मेंबर्स जो हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि डिस्कशन होना चाहिए, हर मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए और रीजनेबल डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मतलब लड़ने लग रहे हो तो कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो क्यों और कैसे और क्या फ़ायदा होगा, बहुत ही ग्रेट केयर के साथ डिस्कशन किया जाता था। They did not simply advance their own interest but gave principal reason to other members for their position। अगर कोई मेंबर कह रहा है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए तो इसके लिए वो आंसर भी देते थे कि यार क्यों होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मेंबर कह रहा है कि भारत में हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनानी चाहिए तो वो दूसरों को कन्विंस करने के लिए उसका आंसर देते थे कि भाई क्यों होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया कि यार ये लाओ और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, नहीं, ये होना चाहिए तो उसके फ़ायदे क्या हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कितने मतलब महान लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, है ना। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स थे जो जिन्होंने ये संविधान हमें दिया।
The very act of giving regions to others make you move away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give regions to others to make them go along with your view. देखो, अब सोचो, मैं अगर यहाँ पर कह रहा हूँ कि यार इंडिया में, जस्ट इमेजिन करो कि मैं मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भारत में हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना इंटरेस्ट तो मैंने साइड में रख दिया, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, और फिर मैं कह रहा हूँ कि क्यों होना चाहिए उसका आंसर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, बाकी लोग मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, हाँ यार बात तो सही है यार, ये अपनी कोई पर्सनल इंटरेस्ट की तो बात नहीं कर रही है, नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो क्या करते थे, अपने व्यूज को देकर, अपने विचारों को बताकर, अपने जो बाकी साथी थे उनको भी अपने मतलब विचारों से सहमत करने की कोशिश करते थे। द बल्मोनियस debates in the Constituent Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate, इज ए ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट। अब तो बहुत, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में आप सब लोगों को पता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे ना, 2 years 18 days 11 months एंड 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो यार इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, यहाँ पर जब भी मीटिंग होती थी बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्या होता था, डिस्कशन होता था। हर क्लॉज को जो भी संविधान में ऐड किया जा रहा है, हर क्लॉज को बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता था, उस पर डिस्कशन होता था। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, किसके लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ ऐड की जा रही थी उसमें कोशिश ये की जाती थी कि बेस्ट टू बेस्ट चीज़ों को अपने संविधान में ऐड किया जाए। दीज डिबेट्स डिजर्व टू बी मेमोरियलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू दी फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। आप सब लोगों को बताएं, अमेरिका में रेवोल्यूशन हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी 1776 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में। तो उसको हम जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार बात कही जा रही है कि ये जो डिबेट हुई थी संविधान बनाने में, जो डिबेट्स हुई थी, आप जब देखोगे ना, हमारी जो 11th क्लास की जो ये बुक है ना कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसमें जगह जगह पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो नीचे लिखा रहता है CAD का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। तो किस मेंबर ने क्या कहा था वो बुक में कई जगह पर आप देखना मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यार ये जो बहुत बड़ी जो डिबेट हुई थी ना, बहुत लंबे समय तक जो डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसको भी एक में याद किया जाना चाहिए, इसको भी उतना ही हक है, इसको भी मतलब ये इसको ऐड किया जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत बड़ा ये चैप्टर, और बिल्कुल इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। जब आप मतलब किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, आरपीएससी की तैयारी करोगे, तो जब आप पढ़ोगे ना पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, पूरा लंबा चैप्टर दे रखा है, पूरा इतिहास पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये डिबेट्स भी आती हैं, ठीक है। बीच बीच में जब भी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते हैं तो उनमें भी इन डिबेट्स को मतलब लाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी डिबेट्स हैं ना, इनको भी मतलब बिल्कुल इनको बिल्कुल ये डिजर्व करती हैं कि इनको भी ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट चैप्टर की तरह इनको ऐड किया जाए। अब अगला टॉपिक है प्रोसीजर, हालांकि ये भी रिलेटेड ही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फेसाइज्ड इन द मुंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल। तो देखो, ये जो पब्लिक रीजन का मतलब आप समझ रहे हो, पब्लिक रीजन का मतलब ये है कि देश हित के लिए। तो यहाँ पर आपको बताया, यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान दिया था। ये चीज़ उन्होंने असेंबली में जो मुंडेन प्रोसीजर था, जो बनाने का जो प्रोसीजर था उसका, उसमें भी इस चीज़ को ध्यान दिया, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमेटियां हुआ करती थी, तो आप बताओगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 बड़ी बड़ी कमेटी थी, 8 बड़ी बड़ी कमेटी थी। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर चेयर दीज कमेटीज। जनरली जो ये 8 जो बड़ी बड़ी कमेटी हुआ करती थी, इनके चेयरमैन आपको कौन मिलेंगे, या तो जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल, इनमें से इनको देखने को मिलेगा। ये कोई ना कोई आपस में मतलब हेड हुआ करते थे किसी ना किसी बड़ी कमेटी के। तो 8 बड़ी कमेटी हुआ करती थी, ये ध्यान रखना। हर कमेटी को अलग अलग काम दिया गया था। फॉर एग्जांपल जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, भारत के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। दिस वाज द इम्पोर्टेंट टास्क गिवन टू दी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जो कमेटी थी वो कमेटी का नाम था
ड्राफ्टिंग कमेटी, और उनके हेड थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसी बड़ी बड़ी कमेटियाँ हुआ करती थी जिनके हेड या तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलेंगे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिलेंगे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे। ठीक है, दीज वर नॉट मैन हु एग्री विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। तो ये अगर आप बात करें जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सरदार पटेल जी की बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, तो ऐसा नहीं है ये सारे के सारे लोग आपस में एक दूसरों की बातों को आसानी से मान लेते थे। नहीं, अम्बेडकर हैड बीन ए बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। अम्बेडकर जी जो थे वो कांग्रेस के बहुत बड़े क्या थे? आलोचक थे। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक। कांग्रेस की बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे। गांधी जी के भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे, गांधी जी की भी आलोचना करते थे। क्यों करते थे? accusing them of not doing enough for the upliftment of the scheduled caste। और ये आरोप लगाते थे कि ना तो कांग्रेस और ना ही गांधी जी ने कुछ खास नहीं किया। किसके लिए खास नहीं किया? शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने कोई खास योगदान नहीं दिया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रिटिक थे किसके? गांधी जी के एंड कांग्रेस के। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी थिंग्स, नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर। गांधी जी, अब इनकी बात करें, हम पटेल जी की बात करें और नेहरू जी की बात करें, तो इनमें भी कई चीज़ों पर लेकर, कई मुद्दों को लेकर आपस में डिसएग्रीमेंट हुआ करता था। फिर भी इन सब लोगों ने मिल के काम किया। कितनी अच्छी बात है। इनमें आपसी मतभेद थे, इनमें कई चीज़ों को लेकर लीगल डिस्प्यूट भी थे, मतलब लीगल डिफरेंस भी थे कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट फिर भी इन सब लोगों ने मिल के काम किया। ये है हमारी ब्यूटी हमारे देश की। ठीक है, each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to the debate by the entire assembly। अब देखो जो बड़ी बड़ी कमेटी बनाई गई थी, हर कमेटी क्या करती थी? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को क्या करती थी? ड्राफ्ट करती थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो कमेटी ने तो ड्राफ्ट कर दिया, अब उस चीज़ पर क्या होती थी? डिबेट होती थी। जैसे मान लो कोई कमेटी है, उसने एक चीज़ ऐड कर दी प्रोविजन के, हम ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं डायरेक्ट ऐड कर दिया, उस पर क्या होता था? डिस्कशन होता था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच ए कंसेंसस विद द बिलीव दैट प्रोविजन एग्रीड टू बाई ऑल वुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्टेड टू दी वोट। अब देखो जो भी चीज़ अब ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पर क्या है? प्रोसीजर समझ रहे हैं ना। तो अगर मान लो किसी कमेटी ने कोई प्रोविज़न ऐड किया है, ठीक है, तो उस प्रोविज़न पर क्या होती थी? डिस्कशन होता था, डिबेट होती थी, फिर कंसेंसस ली जाती थी, मतलब सर्वसहमति, आम सहमति। अब कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं ना, तो उसमें सभी लोगों की सहमति ली जाती थी कि हाँ भाई इस चीज़ को ऐड करें या नहीं करें। और कई प्रोविजंस तो ऐसे होते थे जिस पर वोटिंग करवाते थे कि बताओ। अब कई बार क्या होता है 100% लोग एक बात से सहमत नहीं होते हैं, तो वहाँ पर क्या करवाते थे? वोटिंग करवाते थे, और ये देखते थे कि कोई भी प्रोविजन जो ऐड किया जा रहा है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिट तो नहीं करने वाला है, पर्टिकुलर कास्ट को हिट तो नहीं करने वाला है, कहीं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए तो ऐड नहीं किया जा रहा है। तो बात तो यही रखी जाती थी कि यार नेशन फर्स्ट, पहले नेशन होना चाहिए, और उस पर क्या होती थी? वाद विवाद होते थे, और कई चीज़ें तो ऐसी थी जिन पर वोटिंग भी होती थी। और जनरली जो भी प्रोविज़न ऐड किया जा रहा था वहाँ पर सबकी सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी थी। ठीक है, बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी और कंसर्न वाज रेस्पॉन्डेड टू द ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग। तो कोई भी अगर क्वेरी है, हर आर्ग्यूमेंट को मतलब बहुत केयर के साथ यहाँ पर क्या किया जाता था? रेस्पॉन्ड किया जाता था। अगर मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऐड करने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए अगर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, उसके लिए वाद विवाद कर रहा है, तो उसको बड़े आसानी से, बड़े सावधानी से, मतलब उस पर क्या देते थे? ग्रेट केयर के साथ लिखित में क्या देते थे? रिप्लाई देते थे कि देखो हम ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो क्यों ऐड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का मतलब क्या मिलता था? ग्रेट केयर के साथ रिप्लाई मिलता था। तो अब यहाँ पर टोटल कंक्लूजन दे रखा है, असेंबली मेट फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months। तो आपको पता होगा, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इसमें कितनी बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली? तो वह है 166 डेज। टोटल कितनी बार मिली थी 2 साल में? 2 साल 11 महीने में 166 दिन, 166 डेज हमारी असेंबली मिली थी। इट्स सेशन वर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। तो इसके जो सेशंस चलते थे, इनकी जो सभाएं चलती थी, वो बिल्कुल मीडिया के लिए खुली हुई थी, पब्लिक के लिए भी क्या थी? खुली हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रोसीजर। यहाँ पर हमने प्रोसीजर भी देखा, यहाँ पर हमने डेलिब्रेशन का प्रिंसिपल भी देखा। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और आप सभी लोगों को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।